हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जाम का भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको आज हम लोग इस वीडियो में लाइन बाय लाइन रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और इससे पहले आप हमारे चैनल पर कई किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी जा करके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग और इस और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोट्स के वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। अपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं फ्रेंड, इसको हम लोगों को पढ़ करके इस पर कुछ विचार करना है। तो चलिए हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा विचार कर लेते हैं कि गर्मियों में जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? दूध क्या होता है स्टूडेंट? खट्टा हो जाता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? तो जंग लग जाता है कि नहीं? जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन ये भी हमारा खट्टा हो जाता है, मतलब शराब का रूप ले लेता है। भोजन को पकाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी अभिक्रियाएं दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव हो जा रहा है ना? तो इन्हीं सारे पॉइंट को आगे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में समझेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बिल्कुल, हमने अभी देखा कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका जो प्रारंभिक रूप है इसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बर्नर की सहायता से क्रियाकलाप किया जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्नर लिया गया है और बर्नर में आग जला करके एक चिमटा की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ करके यहाँ पे आग के समीप लाया गया है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जा रहा है? चिमटा की सहायता से पकड़ के आग के समीप ला करके और यहाँ पे वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। और और जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा धातु है? तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और इसको क्या किया जा रहा है? यहाँ पे जो भूसा जो यहाँ से जल जल के गिर रहा है, इसको वाच ग्लास में इकट्ठा किया जा रहा है। कौन सा तत्व इकट्ठा किया जा रहा है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे एक अभिक्रिया दिखाया गया है और ये अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं फिर से। देखिए आगे यहाँ पे लिखा है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबर का दहन होता है और यह श्वेत पूर्ण
यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यह क्या होता है? अभिक्रिया के कारण होता है। किसके किसके अभिक्रिया के कारण होता है? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के कारण ही MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? MgO बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे हम लोग देखिए, एक और यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है और एक और यहाँ पे भी क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास कीजिएगा अपना लैब में, स्कूल में, और जहाँ तक हो पाता है चलिए हम लोग यहाँ पे समझा भी देते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या अंतर आता है? जो पहले का तत्व है, यहाँ पे एक तत्व है और इसमें जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो जो तत्व इधर जो बनेगा उसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा। इसमें से अगर यहाँ पे जितने पॉइंट दिए हुए हैं इसमें से एक भी परिवर्तन होता है तो समझ लेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब हो गया कि ये अगर पहले से सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कि ठोस फॉर्म में है, और ये हमारा गैस फॉर्म में हो जाता है, तो ये कहने का मतलब हुआ कि इसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, है ना। या हमारा सॉलिड फॉर्म में है और लिक्विड में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहे के कील को लोहे के कील को हम क्या करेंगे? खुला में छोड़ देंगे तो इसके ऊपर में एक परत बैठ जाता है, भूरा रंग का परत, ठीक है। लोहा पहले हमारा कैसा होता है? काला होता है, लेकिन इसके ऊपर में रस्ट जैसा जंग लग जाता है और भूरा रंग का होता है, तो इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है गैस का निकास एवं उत्सर्जन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें किसी ना किसी प्रकार से गैस का उत्सर्जन जरूर होगा। जैसे हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो इन सारे गैसों का उत्सर्जन भी होता है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन, और तापमान में भी, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो हमारे जो वातावरण है, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, वहाँ हर वक्त किसी न किसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है, ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे और डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र 1.2 में क्या दिया गया है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। मतलब इसमें गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ये वाला पॉइंट का यहाँ पे महत्व दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉर्क है और यहाँ पे एक प्रखनली लिया गया है और इसके अंदर में दानेदार जस्ता को डाला गया है, और ये जो विलयन देख रहे हैं यही विलयन हमारा क्या है? तनु सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस पे जब हम लोग इसको डालेंगे तो ये क्या होगा? जस्ता क्या होगा? इसके साथ में अभिक्रिया करने लगेगा और इसको अपने आप में घुलाने लगेगा, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो ये क्या करेगा? इसको गलाने लगेगा और इसी के फलस्वरूप यहाँ से क्या होगा कि H2 गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 गैस ऊपर निकलेगा। किससे निकलेगा? तो कांच की नली यहाँ पे स्ट्रो में यहाँ पे डाला हुआ है, स्ट्रो के समान, और इसके ऊपर से क्या होगा
कि H2 गैस का विसर्जन होगा, मतलब कि गैस का निकास एवं उत्सर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो इस टॉपिक का, इस पेज का तो इस चैप्टर का जो पहला हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं 1.1, और इसको बारीकी से समझेंगे। तो पहला हमारा है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो कोई भी जब अभिक्रिया हो गया, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में हमारा क्या होता है? अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया होता है। तो जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें जो तत्व का अभिक्रिया हो रहा है, जिस तत्व के साथ जिसका अभिक्रिया हो रहा है, जैसे एमजी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो रहा है, तो इसी को इस फॉर्म में लिखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि तत्वों को एक सिंबल के सहायता से दर्शाना, दिखाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो बनेगा वो हमारा क्या होता है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण: जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वाक्य के रूप में हम लोग लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखा गया है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को लिख दिए, यहाँ पे प्लस में ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो रहा है, और जो हमारा जो उत्पाद बन रहा है इसमें हमारा क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रकार से लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद आगे हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं, इसको भी आप लोग बारीकी से यहाँ पे समझ लीजिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। तो जो अभिकारक होता है ये क्या होता है स्टूडेंट? ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं। तो इसको भी आप लोग अलग से कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा कि अभिकारक किसको कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो हम लोगों को प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। इन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। जो हम लोगों को फल प्राप्त होता है उसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। और आगे चलिए हम लोग देखते हैं शब्द समीकरण में अभिक्रिया। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों का बीच का योग दर्शाने के लिए प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उन्हें बाईं ओर से LHS और लिखा जाता है। इसी प्रकार से उत्पादों के बीच में योग साइन लगाकर उसे दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, बोर्ड है कि अभिकारक शायद में जो अभिकारक तत्व हैं इसको हम लोग इस तरह से प्लस में लिखते हैं, और इसके बीच में एक यहाँ पे तीर मार रहे हैं। तीर कभी भी हम लोगों को इधर से नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके फलस्वरूप इसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं हम लोग, इससे हमारा जो है ये वाला प्राप्त हो रहा है ना। तो जब ये वाला प्राप्त हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? तीर इधर मारेंगे। मतलब कि ये जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है ये तीर का निशान दर्शाता है यही चीज को।
और ये इधर हमारा जो बन रहा है ये उत्पाद है। और इसके साथ में अगर कोई गैस वगैरह उत्पन्न होता तो यहाँ पे प्लस करके H2 इस तरह से लिख सकते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस का साइन दर्शाएंगे कभी भी, और तत्व जो बनेगा उत्पाद में अगर 2 3 4 तत्व बनता है तो प्लस करके यहाँ पे भी दर्शाते हैं। यही पे यहाँ पे कहने का मतलब है। आगे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 1.1.1 ये हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण अब लिखा कैसे जाता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि इसका रासायनिक समीकरण यही होगा। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस में यहाँ पे इक्वल टू में हमारा तीर मार के लिखते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को और छोटा करने के लिए हम लोग समीकरण लिखते हैं, और समीकरण क्या लिखते हैं कि मैग्नीशियम को Mg लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में Mg। ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिख देते हैं, ठीक है, और जो तीर मार के उत्पाद में जो बनेगा उसको Mg वो लिख देते हैं। मतलब कि एक Mg और एक ऑक्सीजन दोनों मिला करके हमारा MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये तरीका है छोटा करके लिखने का और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या को गिनती कर उसकी तुलना करें, ठीक है। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको बैलेंस करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, संतुलित कैसे करना है। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे। जैसे हमारा मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ही है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो इसको हमको संतुलित भी करना है, संतुलित करेंगे तभी ये सही समीकरण बन पाएगा। तो इसी को आगे पढ़ते हैं। क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण क्या है, संतुलित है, और यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। इसको संतुलित करने का आवश्यकता है क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार का रासायनिक समीकरण 1.12 समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु के साथ जलने का ढांचा समीकरण है। ये हमारा ढांचा समीकरण है, कंकाली समीकरण इसको बोला जाता है, ठीक है। ढांचा समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी बोल सकते हैं, कंकाली समीकरण, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। हमारा है 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो इसका महत्व क्या है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों ओर जब तत्वों का परमाणुिक भार बराबर न हो तो ये समीकरण क्या होता है, ढांचा समीकरण बनाता है, ये एक कंकाली समीकरण बनाता है। तो इसी को जब संतुलित करेंगे तभी दोनों तरफ का भार हमारा इक्वल हो पाएगा, तभी ये समीकरण हमारा सही होगा। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, ये हमारा 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या बोलता है इस नियम के अनुसार कि किसी भी प्रकार से हम द्रव्यमान का संरक्षण मतलब कि एनर्जी को न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे देखते हुए क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान
अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब सिर्फ हम लोग उसका रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा अभी भी। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे? दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। मतलब जो ढांचा हमारा बना है इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं। क्रियाकलाप 1.1 क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक जिंक लिया गया था, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं प्रखनली वाला बताया था ना, इस प्रकार से एक प्रखनली था और इसके ऊपर में यहाँ पे कैप लगा करके यहाँ पे इस प्रकार से पाइप लगाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के कणों को डाला गया है, ठीक है। इस प्रकार का हमारा क्रियाकलाप 1.3 था। तो इसमें जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जिंक लिखेंगे प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे और तीर मार करके लिखेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा था? निकल रहा था बाहर, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे समझ गए। तो इसी को चलिए हम लोग संतुलित करके देखते हैं। तो जिंक को क्या करेंगे? Zn लिख सकते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे? H2SO4 लिखेंगे। इसका सूत्र हमारा H2SO4 होता है। और इधर हमारा बन रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। इस प्रकार से हमारा यहाँ बन गया समीकरण। आइए समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को तुलना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए Zn कितना है स्टूडेंट? यहाँ पे जो Zn हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारा एक है और कहीं पे भी नहीं है। इधर भी हमारा Zn हमारा एक है कि नहीं? उसके बाद देखिए हमारा दूसरा जो तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। सल्फर हमारा 1 है, सल्फर हमारा 1 है और ऑक्सीजन हमारा 4 है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला पेज में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तत्व साइड में यहाँ पे लिखा हुआ Zn है, H है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये 4 तत्व इसमें दिए गए हैं। और चारों में जो हमारा अभिकारक साइड में LHS में और RHS जो हमारा राइट हैंड साइड होता है जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं इस साइड में। तो इधर भी हमारा एक है, इधर भी हमारा एक है। इधर हमारा हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 2 है। सल्फर इधर भी हमारा एक है, इधर भी हमारा एक है और ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो स्टूडेंट आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक यहाँ पे समीकरण दिया गया है Fe को हम लोग क्या बोलते हैं? लोहा, आयरन कहते हैं या फेरस बोलते हैं, है ना। तो Fe लिखा हुआ है प्लस में H2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयरन प्लस जल, ठीक है। और इससे हमारा क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का हमारा उत्सर्जन हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं Fe हमारा 1 है और इधर हमारा Fe कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हमारा क्या गड़बड़ है? उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है और इधर भी हमारा हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर हमारा 1 ही है, इधर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको क्या करने की आवश्यकता है?
इसको रासायनिक संतुलित करने की आवश्यकता है, समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में हमारा क्या-क्या दिया गया है सारे को लिख लेंगे। Fe हमारा इधर 1 है, इधर हमारा 3 है, इधर हमारा हाइड्रोजन 1 है, इधर हमारा 2 है और इधर हमारा है ऑक्सीजन 1 है, इधर हमारा उत्पाद साइड में 4 है। तो इस प्रकार से ये चार्ट हमारा निकल कर के आता है। इसी को हर तरफ दोनों तरफ से बराबर करना है। तो कैसे करेंगे बराबर? तो इसी को आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इस सूत्र को। क्या करते हैं? इस सूत्र को लिख लेते हैं। Fe प्लस H2O इधर हमारा हो जाएगा Fe3O4 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा H2। इस प्रकार से लिख लेंगे। इस तरह से होने के बाद में हम लोगों को सीधी सी बात है, क्या करना है, इसको घेरा लगाना है। तो घेरा कैसे लगाएंगे स्टूडेंट? तो इस प्रकार से घेरा लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रकार से सारे को हम लोग घेरा लगा दिए, क्योंकि घेरा इसलिए लगाएं कि इसके अंदर में हम लोग कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, इसके अंदर में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे ब्रैकेट के बाहर में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं Fe कितना है, 1 है, इधर कितना है तो 3 है। तो इधर 3 करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 3। क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं। अब Fe हमारा यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी Fe 3 हो गया। उसके बाद देख सकते हैं ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा 2 है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा 2 ही है। चलिए हाइड्रोजन तो ठीक है हमारा, लेकिन ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो इसको भी 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4 लिख दिए। अब 4 लिखने के बाद में देख सकते हैं कि ये जो 4 है ये इसके साथ में भी गुना में है और इसके साथ में भी गुना में है। तो ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो गया, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हो गया, असंतुलित हो गया। मतलब कि यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया और इधर हमारा हाइड्रोजन अभी भी 2 ही है। तो इधर भी 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा होगा 3Fe प्लस 4H2O और इधर हमारा उत्पाद साइड में हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग इसी तरह से समीकरण को संतुलित करेंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे भी संतुलित करके इसी तरह से लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, Fe नहीं अभी भी नहीं हुआ है, Fe को यहाँ पे भी नहीं किया है। देखिए जो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे है Fe3 हमारा हो गया, यहाँ पे 4H2O हो गया, Fe3O4 हो गया और 4H2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। ये जो हमारा समीकरण आया 1.9, इसमें हमारा दोनों तरफ के तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना। ऊपर लिखे संतुलित रासायनिक समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पाद के भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक
सूचना पूर्व बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिक्रियाओं अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, ठीक है, एल और एक्यू और एस में दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वा लिखते हैं, एक क्यू लिखते हैं। और अब संतुलित रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से हम लिखेंगे। चलिए हम लोग पहले 1.9 को देखते हैं। 1.9 कहाँ दिया हुआ है? तो 1.9 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं किसी भी तरह से यहाँ पे अवस्था नहीं बताया गया है कि कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा विलियन है, मतलब एक्वस फॉर्म में कहीं पे भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इसी को क्या करते हैं, संतुलित तो हमने कर लिया, लेकिन इसमें हमारा अवस्था को भी लिखना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि लोहा क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। उसके बाद H2O मतलब कि ऑक्सीजन। H2O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, जल, जिसको बोलते हैं जल। तो ये हमारा गैस के रूप में होता है ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं FeO4, ये हमारा सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है, जो उत्पाद साइड में होता है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा गैस फॉर्म में होता है। तो ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ में G का चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। मतलब कि ये जो जल हमारा है वो भाप के रूप में था। क्या था? भाप के रूप में था, इसीलिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग एल लिखते, ठीक है, एल लिखते। तो एल यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ये अभिक्रिया कर रहे थे तो ये जो जल है, उड़ता हुआ जल जो गर्म होकर के ऊपर इवापोरेट होता है, उस जल से हमारा रस्ट लगता है, न कि यहाँ पे पानी का उपयोग किया जा रहा है उसको जंग लगाने में, ठीक है। प्रायः यह रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि वह आवश्यक ना हो। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर में दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? तो इस अभिक्रिया में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यहाँ पे तापमान पर इसको गर्म करके इसको बनाया गया है। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया गया है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाया गया है। इस प्रकार से भी हम लोग संकेत में लिख सकते हैं। और ये AL, AQL, ये क्या लिखा हुआ है आप लोग जान ही रहे होंगे। AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म, लिक्विड का मतलब होता है, L का मतलब लिक्विड होता है ना, G का मतलब गैस होता है, S का मतलब सॉलिड होता है, ठीक है। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पाठ का जो प्रश्न है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये 3 क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आप लोग, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो H यहाँ पे लिखिएगा, प्लस क्लोरीन लिखा हुआ है तो Cl लिखिएगा, और इधर में हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इस प्रकार से लिख करके इसको आप लोग संतुलित कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के होमवर्क में रहेगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके ऊपर अलग से मैं जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं चैप्टर में जितने भी सारे, उसके ऊपर में अलग से वीडियो बना देंगे और आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए, जो अगला टॉपिक हमारा है 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।